हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। हम लोग जो मॉडल पेपर लेके चल रहे हैं इतिहास के लिए, ये हमारा 7वां मॉडल पेपर होगा। 70 क्वेश्चन जो हमारे हैं। तो बिना वक्त गंवाए, बिना फालतू की बातचीत के हम लोग सीधा अपने प्रश्न पर आते हैं। तो हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि इतिहास लेखन के दार्शनिक आधारों पर टिप्पणी करते हुए किस प्रख्यात इतिहासकार ने घोषणा की थी कि इतिहास उपन्यासों से अधिक रोचक है, क्योंकि यह मानवीय प्रकृति की वास्तविक प्रवृत्तियों को अनावृत करता है। किसने कहा था ये? अर्नॉल्ड टॉयनबी ने कहा था, डेविड ह्यूम ने कहा था, या E.H. कार ने कहा था, या कार्ल मार्क्स ने कहा था? बताइए किसने कहा था दोस्तों। ये किसने कहा था? और सर कलर और सारी पेन उन चेक वो कर लें, नहीं चेक किया था मैंने। बताइए कौन है इसका, इसमें कौन से इतिहासकार है दोस्तों, बताइए किसने ये बात कही। इतिहास लेखन के दार्शनिक आधारों पर टिप्पणी करते हुए किस प्रख्यात इतिहासकार ने घोषणा की थी कि इतिहास उपन्यासों से अधिक रोचक है, क्योंकि यह मानवीय प्रकृति की वास्तविक प्रवृत्तियों को अनावृत करते हैं। ये बात किसने कही? ये कही थी स्कॉटिश इतिहासकार जो कौन थे? डेविड ह्यूम ने। 18वीं शताब्दी में। कब कही थी? 18वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी में ये बात कही थी। ठीक। इनकी जो पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, इसी में इस बात को ये कहते हैं कि इतिहास उपन्यासों से अधिक रोचक है, क्योंकि यह मानवीय प्रकृति की वास्तविक प्रवृत्तियों को अनावृत करता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे 32 से है, क्योंकि वो मॉडल पेपर मैंने अलग किया था, क्योंकि उसका भी मॉडल पेपर अभी मैं लेकर आऊँगा। अभी अपना ये 3-4 मॉडल पेपर ये चला जाए, ये क्या नाम है हमारा सब्जेक्ट का, उसके बाद फिर पेपर फर्स्ट का मैं मॉडल पेपर सेट किया हूँ, वो जल्दी अपने इस चैनल पे मैं रिकॉर्ड करके डाल दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? 19वीं शताब्दी में ऐतिहासिक प्रत्यक्षवाद की नींव रखने वाले और अतीत को वैसे ही प्रस्तुत करने का प्रतिपादन करने वाले कौन थे? अगस्ट टाम्पे थे, R.G. कॉलिंगवुड थे, लियोपोल्ड वॉन राके थे, या ओसवाल्ड स्प्रिंगर थे? कौन थे ये भाई? ऐतिहासिक प्रत्यक्षवाद की नींव रखने वाले, अतीत को वैसा ही प्रस्तुत करने का प्रतिपादन करने वाले कौन थे? ये कौन थे दोस्तों? ये थे हमारे लियोपोल्ड वॉन राके। लियोपोल्ड वॉन राके ने जो कहा है, जो ऐतिहासिक प्रत्यक्षवाद को इन्हें जनक माना जाता है, उन्होंने प्राथमिक पुरालेखों के उपयोग पर जोर दिया और कहा कि इतिहासकार का काम अतीत का न्याय करना नहीं, बल्कि उसे जैसा है वास्तव में उसे दिखाना होता है, बस। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? 33 कह रहा है कि इतिहास के दार्शनिक सिद्धांत में निम्नलिखित में कौन से इतिहास को द्वंद्वात्मक प्रक्रिया और कार्य कारण संबंधों की खोज के रूप में परिभाषित करता है? कौन करता है ये? विंसेंट आर्थर स्मिथ कहते हैं, या हीगेल कहते हैं, या J.B. ब्यूरी, या थ्यूसिडाइडस? कौन है दोस्तों ये द्वंद्वात्मक प्रक्रिया वाली जो प्रोसेस, ये कौन बताता है? ये हमारे कौन? जॉन विल्हेम फ्रेडरिक हेगल ने इस प्रक्रिया को प्रस्तुत किया। उनका मानना था कि इतिहास कार्य कारण प्रक्रियाओं की एक तार्किक श्रृंखला है, जिसके माध्यम से परमात्मा स्वयं को आकार करती है। क्वेश्चन नंबर 34, आधुनिक इतिहास लेखन की प्रमुख पुस्तकों, उनके लेखकों का सही सुमेलन करें। ए ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ए हिस्ट्री ऑफ हिस्टोरिकल राइटिंग, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, द इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। 4 लोगों के नाम दिए। I.A. रिचर्ड्स, ये मैं कर दे रहा हूँ। 1 I.A. रिचर्ड्स, I.A. रिचर्ड्स, और दूसरा है सेलिगमैन। बाकी वो समझ नहीं आ रहा है। विंसेंट स्मिथ, J.W. थॉमसन। बताइए क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बताइए। विंसेंट स्मिथ ने कौन सी रचना लिखी थी? अगर आपको याद है, विंसेंट स्मिथ ने द ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी थी। तो ए का 3 किस में आ रहा है? ए का 3 2 में आ रहे हैं। और उसके बाद J.W. थॉमसन की पुस्तक कौन थी? ए हिस्ट्री ऑफ हिस्टोरिकल राइटिंग। ए हिस्टोरी ऑफ किसकी है? ए हिस्टोरी ऑफ हिस्टोरिकल राइटिंग किसकी थी? ये J.W. थॉमसन की थी। तो इसमें बी आ जाएगा, ये ए आ जाएगा। ए का 3, बी का 4 एक इसी में आ रहा है, और सी का 1 मतलब प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म I.A. रिचर्डसन का था, और द इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री ये किसका था? सेलिगमैन का था। तो हमारा कौन सही हो रहा है? ऑप्शन नंबर 34 का बी सही हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है?
भारतीय इतिहास की ज्ञान परंपरा में भृगु अंगिरस की क्या विशिष्ट ऐतिहासिक भूमिका मानी जाती है? भारतीय इतिहास की ज्ञान परंपरा में भृगु अंगिरस की क्या विशिष्ट ऐतिहासिक भूमिका मानी जाती है? वे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत थे। वे पूर्व हड़प्पा संस्कृति के संस्थापक थे। उन्हें भारतीय इतिहास के प्रारंभिक आख्यानकारों और वंशावली गाथा और नारसंशी लेखकों के रूप में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। वे दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार करने वाले पहले भिक्षु थे। भृगु आंगिरस की विशिष्ट ऐतिहासिक भूमिका मानी जाती है कि उन्हें भारतीय इतिहास में प्रारंभिक आख्यानकारों और वंशावली गाथा और नारसंशी लेखकों के रूप में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? बेलन घाटी के चौपनी मांडू और गंगा घाटी के महदहा जैसे मध्य पाषाणिक स्थलों से प्राप्त पौधों, बीजों और पराग के जीवाश्मों का विस्तृत वैज्ञानिक विश्लेषण करने वाले विद्वान कौन थे? क्वेश्चन नंबर 36 का क्या है? बेलन घाटी के चौपानी मांडू और गंगा घाटी के महदहा जैसे मध्य पाषाणिक स्थलों से प्राप्त पौधों, बीजों और पराग के जीवाश्मों का विस्तृत वैज्ञानिक विश्लेषण करने वाले विद्वान कौन थे? ये कौन थे? ये थे दोस्तों डी पंत, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रख्यात पुरा वनस्पति शास्त्री, जिन्होंने जी.आर. शर्मा के उत्खनन के दौरान बेलन घाटी जो कहाँ चौपानी मांडू गंगा घाटी महदहा के मध्य पाषाणिक स्थलों से प्राप्त वनस्पतियों, पराग और बीजों का सूक्ष्म विश्लेषण किया। इससे उस काल के जलवायु और आहार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिलती है। क्वेश्चन नंबर 37 आकार और पुरातात्विक विस्तार की दृष्टि से राजस्थान के नागौर जिले में स्थित भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल निम्नलिखित में से कौन माना जाता है? आकार और पुरातात्विक विस्तार की दृष्टि राजस्थान के नागौर जिले में स्थित भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल निम्नलिखित में कौन माना जाता है? ये माना जाता है क्या दोस्तों? कौन माना? ये खिमसर माना जाता है। कौन? खिमसन। राजस्थान के नागौर जिले के थर मरुस्थल किनारे एक अत्यंत महत्वपूर्ण विस्तृत मध्य पाषाणिक स्थल और इसका सर्वेक्षण इसका वी.एन. मिश्रा ने करवाया था। किसने? वी.एन. मिश्रा महोदय ने करवाया था। ठीक, यह भारत के सबसे बड़े ज्ञात मध्य पाषाण स्थलों में से एक है जहां सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का भारी जमा मिला है। क्वेश्चन नंबर 38 होमिनिड से आधुनिक मानव तक के विकास का प्राचीनतम से नवीनतम की ओर सही जैविक अनुक्रम क्या है? होमिनिड से आधुनिक मानव तक के विकास का प्राचीनतम से नवीनतम की ओर सही जैविक अनुक्रम क्या है? होमो हैबिलिस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस ऑपरेशंस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनस या फिर बी ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनस, होमो हैबिलिस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रेंसिस या फिर होमो इरेक्टस, होमिलो हैबिलिस या ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रेंसिस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनस या होमो हैबिलिस। बताइए क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बताइए। पहले पे क्या आएंगे? होमिनिड विकास का सबसे प्रामाणिक जैविक अनुक्रम क्या कहाँ शुरू होता है? ये हमारा शुरू होता है क्या? ऑस्ट्रेलोपिथेकस से चालू होता है। ठीक है, जैसे प्रसिद्ध लूसी का कंकाल लगभग कब 3.9 मिलियन वर्ष पूरा आए हो। इसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनस जो लगभग 3.3 मिलियन वर्ष पूर्व और तत्पश्चात जीनस होमो का पहला सदस्य होमो हैबिलिस उपकरण बनाने वाला मानव लगभग 2.1 मिलियन वर्ष पूर्व अस्तित्व में आया था। तो हमारा ये सही ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 39 बनारस घाटी की आहार संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से पूर्णतः सही हैं? ये लोग तांबा गलाने की कला में निपुण थे। इन्हें चावल खेती का ज्ञान नहीं था। इनकी अर्थव्यवस्था मुख्यतः धातु कर्म पर थी। इनके मेजबान काले लाल रंग के थे जिन पर सफेद ज्यामिति चित्रकारी थी। ये जो कटा हुआ है ये ऑप्शन में दे दे रहा हूँ। ऑप्शन इसका है 1, 2, 3 और जो सेंटेंस है सेंटेंस चित्रकारी थी, पूरा चित्रकारी थी। ठीक, क्या है? आहार संस्कृति के संदर्भ निम्नलिखित कथनों से पूर्णतः सही है। बताइए क्वेश्चन नंबर 39 का। इसमें जो ये कह रहा है कि इन्हें चावल की खेती का ज्ञान नहीं था, ये गलत है। ठीक है, आहार का प्राचीन नाम ताम्रवती है, ये तो आपको पता है। इनकी अर्थव्यवस्था धातु कर्म पर अधिक निर्भर थी। कथन 4 से लिखे क्योंकि इनका विशिष्ट मृदभान सफेद चित्रकवाय ब्लैक एंड रेड वेयर था। कथन 2 गलत क्योंकि पुरातात्विक साक्ष्य प्रमाणित है कि आहार के लोग चावल की खेती से भली भांति परिचित थे, इन्हें पर इस चीज की जानकारी थे, तो ये गलत हो जा रहा है। ठीक है, बाकी 1, 3, 4 इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 40 एस.आर. राव द्वारा किए गए उत्खनन के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के लोथल में पकी ईंटों से निर्मित डॉकयार्ड नगर योजना की किस दिशा में स्थित था? पश्चिमी दिशा में, उत्तरी दिशा में, दक्षिणी या पूर्वी दिशा में? एस.आर. राव द्वारा किए गए उत्खनन से अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के लोथल में पकी ईंटों से निर्मित डॉकयार्ड नगर योजना की किस दिशा में स्थित था? पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी
या पूर्वी दिशा में? बताइए। ये लोथल कब खोजा गया था? 1954 में। और ये कहाँ मिलता है हमें? ये बंदरगाह नगर था। क्या बंदरगाह नगर था? बहुत व्याख्या दोस्तों नहीं कर रहा हूँ, बहुत व्याख्या करूंगा। ये हमें मिलता भोगवा नदी के तट पर, ये था भोगवा नदी के तट पर, भोगवा नदी के तट पर, ठीक। और ये कहाँ था? ये पूर्वी किनारे पर था। कहाँ? पूर्वी दिशा में था। क्वेश्चन नंबर 41, सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा विशिष्ट स्थल है जिसके उत्खनन से प्राप्त मृदभांडों में लाल और काले मृदभांडों का अनुपात 1% पाया गया है? बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा विशिष्ट स्थल है जिसके उत्खनन में प्राप्त मृदभांडों में लाल और काले मृदभांडों का अनुपात 1% पाया गया है? ये कौन सा था? ये था दोस्तों पाकिस्तान के कराची पास स्थित छोटा लेकिन महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल कौन था? अल्लादीनो। कौन? अल्लादीनो, जिसका उत्खनन WFA सर्विस के उत्खनन में बड़ी मात्रा में तांबे और कांस्य वस्तुएं मिली। इस स्थल की सबसे आश्चर्यजनक पुरातात्विक विशेषता यह है कि यहाँ से प्राप्त कुल मृदभांडों में ठेठ हड़प्पाई लाल और काले मृदभांड केवल 1% थे, जबकि शेष बर्तन स्थानीय शैली के थे। WFA सर्विस ने उत्खनन कराया था इसका, याद रहे, मान लीजिए पूछ ले, ठीक। क्वेश्चन नंबर 42, हड़प्पा कालीन मापन और बाट प्रणाली के पुरातात्विक साक्ष्यों के संदर्भ में कथन विचार के। मोहनजोदड़ो के उत्खनन से सीप से बना एक सटीक पैमाना प्राप्त हुआ। लोथल के उत्खनन से हाथी दांत का बना पैमाना प्राप्त हुआ है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दोनों सही है, ना तो एक ना ही दोनों सही। बताइए क्वेश्चन नंबर सी का कौन सा आंसर है? बात तो बिल्कुल सही है, दोनों सही है, क्योंकि मोहनजोदड़ो के उत्खनन से सीप से बना एक सटीक पैमाना भी प्राप्त हुआ। लोथल के उत्खनन से हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है हमें, ठीक है, जिस पर अंकित विभाजन सिंधु सभ्यता के छोटे मापन लगभग 1.7 मिलीमीटर को दर्शाने, जो अंतर दोनों पूर्णतः कथन सत्य प्रतीत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, तांबे के पक्षी की मूर्ति निम्नलिखित में किस हड़प्पा स्थल के उत्खनन से प्राप्त हुई है? तांबे की जो पक्षी की मूर्ति कहाँ मिली? ये हमें मिलती है कहाँ से? ये मिलती है हमें कहाँ? लोथल से। लोथल से ही हमें क्या तांबे के कुत्ते और खरगोश की मूर्तियां प्राप्त, जो उनके उन्नत धातु कर्म का परिचायक हैं। क्वेश्चन नंबर 44, सरस्वती घग्गर नदी बेसिन हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित वह कौन सा प्राचीनतम हड़प्पा स्थल है जहां से बड़े पैमाने शिल्प कार्यशालाओं के साक्ष्य मिले हैं? बताइए। फतेहाबाद जो हरियाणा का जिला है, वहां पर कौन सा हड़प्पा स्थल मिलता है? कौन सा मिलता है दोस्तों? ये मिलता है हमारे कहाँ? भिराना, जिसका उत्खनन KLS राव ने किया, KLS R राव ने किया है इसका उत्खनन, ठीक है। यहाँ से प्रारंभिक और परिपक्व हड़प्पा काल की शिल्प कार्यशालाओं के 25 साक्ष्य में जहाँ मृदभांड मन के बनाए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 45, बनावली के पुरातात्विक उत्खनन की मातृदेवी की टेराकोटा मूर्तियों के संदर्भ में क्या अनूठी विशेषता है? यहाँ से ताबे विशाल मातृ देवी की मूर्ति मिली है। यहाँ केवल मातृ देवी की मूर्तियां मिली हैं, कोई देवता की नहीं। यहाँ से मातृ देवी की टेराकोटा मूर्तियों का पूर्णतः अभाव पाया गया है। यहाँ मातृ देवी की मूर्तियां केवल कांसे और तांबे की बनी है। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर बताइए। यहाँ से बनावली के पुरातात्विक उत्खनन की मातृ देवी की टेराकोटा मूर्तियों के संदर्भ में क्या अनूठी विशेषता है? यहाँ से मातृ देवी की टेराकोटा मूर्तियों का पूर्णतः अभाव पाया गया है, ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 46, ऋग्वेद की संहिता में कौन सा मंडल विशेष ऋषि विश्वामित्र और उनके परिवार से संबंधित सूक्तों का संग्रह है, जिसमें प्रसिद्ध गायत्री मंत्र भी शामिल है? कौन सा मंडल है? बहुत फेमस है, ये है कौन सा? तीसरा मंडल। कौन सा? तीसरा मंडल, जिसके 62वें सूक्त में, किसमें? 62वें सूक्त में क्या है? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 47, वैदिक साहित्य की संरचना में निम्नलिखित में कौन सा सुमेलियन सटीक है? कौशिकी सामवेद, बृहदारण्यक अथर्ववेद, कौशिकी अथर्ववेद, छांदोग्य ऋग्वेद, मांडूक शुक्ल यजुर्वेद, बृहदारण्यक सामवेद, कौशिकी ऋग्वेद, बृहदारण्यक शुक्ल यजुर्वेद, छांदोग्य सामवेद, मांडूक अथर्ववेद। बताइए क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर क्या है? ये है ऑप्शन नंबर डी। क्यों? कौशिकी और इतर ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ माने जाते हैं। बृहदारण्यक और शतपथ ये शुक्ल यजुर्वेद संबंधित है। छांदोग्य और जैमिनी सामवेद है। और मांडूक मुंडक और प्रश्न ये अथर्ववेद से रिलेटेड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है? वैदिक ब्रह्मांड विज्ञान में षोडशी प्रजापति और ब्रह्मांडी नैतिक व्यवस्था ऋत के संबंध में कौन सा दार्शनिक कथन सत्य है?
एक केवल मानवीय सामाजिक कानूनों का प्रतिनिधित्व करता है। षोडशी प्रजापति का उल्लेख केवल अथर्ववेद में जादू टोनने वाले सूक्तों में मिलता है। दोनों अवधारणाएं वैदिक कर्मकांडी यज्ञों और ब्रह्मांडी शाश्वत नियमों के घनिष्ठ अंतर संबंध को दर्शाती। दोनों अवधारणाएं पूर्णतः उपनिषद काल में विकसित हुई। बताइए क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर क्या है? जो षोडशी प्रजापति और ब्राह्मणी नैतिक व्यवस्था आदि संबंध दार्शनिक कथन यही कि दोनों अवधारणाएं वैदिक कर्मकांडी यज्ञों ब्रह्मांडी शाश्वत नियमों के घनिष्ठ अंतर संबंध को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 49, वेदांत दर्शन के 3 मुख्य आधार स्तंभों को सामूहिक रूप से प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। इनमें किन ग्रंथों को शामिल किया गया? प्रस्थानत्रयी में क्या क्या शामिल है? इसमें शामिल है क्या? उपनिषद है, भगवत गीता है, ब्रह्मसूत्र है। ठीक है, तो यही इसमें शामिल है। क्वेश्चन नंबर 50, पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी में उल्लिखित महाजनपदों के विशिष्ट समूह में निम्नलिखित में से कौन से राज्य शामिल है? पाणिनि ने जो 22 महाजनपदों की सूची दी है उसमें कौन कौन से शामिल रहे हैं? बताइए दोस्तों, इसमें शामिल कौन सा रहा है? मगध शामिल रहा है, अशमक शामिल रहा है और कंबोज शामिल रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, सिंगरी बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार मगध के शासकों की शासन अवधि वर्षों का सही सुमेलन क्या है? बताइए क्वेश्चन नंबर 51 में कौन सा सही है? किन किन लोगों ने कितने कितने वर्ष तक शासन किया है? जैसे बिंबिसार का शासन वर्ष कितना माना जाता है? ये 52 वर्ष माना जाता है। अजातशत्रु ने 32 वर्ष किया था। उदयन ने कितना किया? उदयन ने 16 वर्ष किया था। शिशुनाग ने 18 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 52, बौद्ध दर्शन के प्रतित समुत्पाद के भवचक्र की 12 कड़ियों में से कौन से 2 निदान मनुष्य के पिछले जन्म के कर्मों से सीधे संबंधित माने जाते हैं? बौद्ध दर्शन के प्रतित समुत्पाद के भवचक्र की 12 कड़ियों में से 2 निदान मनुष्य के पिछले जन्म के कर्मों से सीधे संबंधित माने जाते हैं। कौन माना जाता है? ये कौन माना है दोस्तों? ये माना जाता है अविद्या और संस्कार। अविद्या और संस्कार क्या माने जाते हैं? ये पिछले जन्म का कारण माना जाता है जो वर्तमान जीवन को आकार देते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, अपनी आध्यात्मिक खोज के प्रारंभिक चरण में गौतम बुद्ध ने वैशाली के आलार कलाम, राजगिरी के उद्रक रामपुत्र से मुख्य रूप से किस प्रकार की दार्शनिक शिक्षा ली थी? बताइए किस प्रकार की दार्शनिक शिक्षा ली थी? गौतम बुद्ध ने वैशाली के आलार कलाम, राजगिरी के प्रारंभिक के उद्रक रामपुत्र से मुख्य रूप से किस प्रकार की शिक्षा ली? योग और चेतना ध्यान के उच्च स्तरों की प्राप्ति की थी उन्होंने। इसकी योग और, ठीक है, आलार कलाम सांख्य दर्शन के ज्ञात तत्व के पास उन्होंने शून्यता के क्षेत्र पर ध्यान योग करना सीखा। फिर वे राजगिरी में उद्रक रामपुत्र पास की जहां उन्होंने क्या? चेतना के उच्चतम स्तर की ध्यान विधि सिखाई। क्वेश्चन नंबर 54, मौर्य सम्राट अशोक के किस विशिष्ट लघु शिलालेख में उन्होंने पहली बार अपने व्यक्तिगत नाम का प्रयोग करते हुए स्वयं को शाक्य बुद्ध घोषित किया? कौन सा शिलालेख था दोस्तों? ये कौन सा शिलालेख था? यह मास्की लघु शिलालेख था। कौन सा? मास्की लघु शिलालेख, जिसमें अशोक का व्यक्तिगत नाम क्या? देवनाम पियर 10 अशोकस मिलता है, बल्कि वह स्वयं को स्पष्ट रूप क्या बुद्ध शाक कहकर बौद्ध धर्म के प्रति अपनी व्यक्तिगत आस्था की घोषणा करता है। क्वेश्चन नंबर 55, अशोक के किस बृहद शिलालेख में पश्चिम एशिया और भूमध्य सागरीय क्षेत्र के 5 यवन राजाओं के राज्यों में धम्मदूत भेजने का ऐतिहासिक उल्लेख मिलता है? ये कौन सा शिलालेख था? बृहद शिलालेख, ये 13वां बृहद शिलालेख था। कौन सा? 13वां बृहद शिलालेख। जैसे इसमें 5 राजा कौन कौन थे? अंतियोकस था। अंतियोकस ये कहाँ का था? ये सीरिया का था। कहाँ का था? सीरिया का था। ठीक, दूसरा कौन सा था? टॉलमी, ये कहाँ का था? ये मिस्र का था, याद होगा आपको तो। तीसरा कौन सा राजा अगर देखा जाए? अंतकिन। ये कहाँ का था? ये मैसिडोनिया का था। मैसिडोनिया का था। ठीक, उसके बाद मगस का नाम आता है। मगस ये कहाँ का था? ये साइरिन का था। साइरिन का था। उसके बाद क्या? अलेक्जेंडर का नाम आता है। इसमें ये कहाँ का था? एपिरस का था, जहां पर उसने अपने धम्मदूत भेजे थे। किसने? अशोक ने। क्वेश्चन नंबर 56, ऐतिहासिक अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने अपनी पुत्री चारुमती के लिए नेपाल घाटी में किस शहर की स्थापना की थी? जो नेपाल की वंशावलियों के अनुसार अशोक ने नेपाल घाटी की यात्रा की, जहां उसने अपने पुत्र चारुमती का विवाह एक स्थानीय क्षत्रिय कुलीन देवपाल से किया था, और इसी अवसर पर उसने पशुपतिनाथ मंदिर के समीप देवपाटन नामक शहर की
रचना की थी। अगर मान लीजिए पूछ लिया जाए अशोक की पुत्री का विवाह किसके साथ हुआ था? देवपाल के साथ। कहाँ, किसके साथ? देवपाल के साथ हुआ था, याद रहे। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित किस यूनानी विद्वान राजदूत को मौर्य दरबार में आधिकारिक दूत बनाकर नहीं भेजा गया था? कौन था? मेगास्थनीज, डायोमेकस, डायनिसियस या स्ट्रैबो? कौन था बताइए, कौन था? ये कौन था इसमें? स्ट्रैबो। स्ट्रैबो नहीं थे, बाकी सब आए थे दरबार में, ये भूगोलवेत्ता थे। कौन थे ये? भूगोलवेत्ता थे, ठीक। और बाकी मेगास्थनीज आए थे चंद्रगुप्त मौर्य दरबार में, एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था, टालमी फिलाडेल्फस ने डायनिसियस को भेजा था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 58, कुषाण वंश के इतिहास में वह कौन सा शासक था जिसने अपनी वैधता स्थापित करने सिक्कों पर यूनानी लेख बैसिलियस सोटेर हर्मेइओस अंकित करवाया? कौन सा कुषाण शासक था? ये कौन था? ये कुजल कैटफिशस था। कौन था? कुजल कैटफिशस था, जिसने अपने सिक्कों पर ये सारी चीजें करवाई थी, ठीक है, अंकित सारी चीजें करवाई थी। क्वेश्चन नंबर 59, गौतमीपुत्र सातकर्णी की माता गौतमी बलश्री के नासिक अभिलेख में उनकी व्यक्तिगत महिला अंगरक्षक द्वारपाल का नाम क्या उल्लिखित मिलता है? क्या नाम मिलता है? ये महिला अंगरक्षक या द्वारपाल का नाम लोटा मिलता है। क्या? लोटा, लोटा का नाम आता है। क्वेश्चन नंबर 60, रानी प्रभावती गुप्ता चंद्रगुप्त द्वितीय पुत्री के पूना ताम्रपत्र अभिलेख को ताम्र पर उत्कीर्त करने वाले लिपिकार का नाम क्या था? लिपिकार का क्या नाम था बताइए, लिपिकार का क्या नाम था? ये थे चक्रदास। क्या नाम था? लिपिकार का नाम चक्रदास था। क्वेश्चन नंबर 61, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में उल्लिखित पराजित राजाओं उनके आधुनिक क्षेत्रों का सही भौगोलिक सुमेलन कौन सा है बताइए? अच्युत कहाँ के राजा थे? नागसेन कहाँ के थे? और गणपति नाग कहाँ के थे बताइए? जो प्रयाग प्रशस्ति की 21वीं पंक्ति में आर्यावर्त उत्तर भारत के 9 राजाओं को जो हिंसक उन्मूलन का वर्णन, उसमें बरेली के अहिच्छत्र के राजा कौन? अच्युत। ग्वालियर के पद्मावती के नागवंशी राजा नागसेन, मथुरा गणपति नाग शासक का प्रमुख रूप से उल्लेख है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था और भूमि वर्गीकरण में हरे भरे खेतों के बाड़े समूह जहां सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था को क्या कहा जाता था? गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था और भूमि वर्गीकरण में हरे भरे खेतों के बाड़े समूह को जहां सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था को क्या कहा जाता था बताइए? क्या कहा जाता था? ये कहा जाता दोस्तों कैदारक कहा जाता था, कैदारक कहा जाता था, ठीक। बिना जोती हुई भूमि को अपराध बोला गया है, बंजर भूमि फिल बोला गया है, लेकिन क्या हरे भरे खेतों के समूह क्या कैदारक को संज्ञा दी गई है। बादामी के चालुक्य राजवंश के इतिहास में शासक मंगलेश के विषय में कौन सा कथन पुरातात्विक साक्ष्यों द्वारा पुष्ट होता है? वह कीर्तिवर्मन प्रथम का भाई था, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला वैष्णव धर्म का प्रबल अनुयायी था। वह पुलकेशिन द्वितीय का पुत्र था, पूर्णतः शैव धर्म का अनुयायी था। उसने चालुक्य शासक साम्राज्य में बौद्ध धर्म को राजाश्रय प्रदान किया। उसने कभी बादामी की गद्दी पर शासन नहीं किया बताइए? क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर बताइए। इसके बारे में सही साक्ष्य व कीर्तिवर्मन प्रथम का भाई था, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला वैष्णव धर्म का प्रथम अनुयायी माना, प्रबल अनुयायी माना जाता है, जिसका शासनकाल 597 से 609 ईस्वी में दिखाई देता है। बादामी के प्रसिद्ध गुफा संख्या 3 का निर्माण पूर्णतः मंगलेश के ही शासनकाल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 64, एहोल के समीप एक पहाड़ी पर स्थित मेगुती मंदिर किस धार्मिक संप्रदाय को समर्पित वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है? ये किस चीज का उत्कृष्ट उदाहरण है? ये जैन धर्म से रिलेटेड है, जैन धर्म का उत्कृष्ट कला का उदाहरण मिलता है ये। क्वेश्चन नंबर 65, जेजाग भुक्ति बुंदेलखंड के चंदेल राजवंश के राजनीतिक उद्भव के विषय में कौन सा ऐतिहासिक तथ्य सर्वाधिक मान्य है? वे मूलतः दक्कन के निवासी थे जो उत्तर की ओर प्रवास कर गए। उन्होंने सीधे उत्तरवर्ती मौर्यों के पतन के बाद सत्ता संभाली। वे विंध्य क्षेत्र में आरंभ में गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के सामंत के रूप में उदित हुए। वे हूण आक्रांताओं के सीधे वंशज थे बताइए? क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर बताइए। खजुराहो के जो चंदेल वंश कब था? 9वीं शताब्दी में हुआ। वे विंध्य क्षेत्र में आरंभ से गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य सामंत के रूप में उदित हुए थे, ठीक है। और 10वीं सदी में यशोधर्मन और धंगदेव नृत्य में उन्होंने अपनी पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी। क्वेश्चन नंबर 66, गुर्जर प्रतिहार वंश के सबसे प्रतापी शासक मिहिर भोज को किस अभिलेख में प्रभास की उपाधि संबोधित किया? मिहिर भोज को किस अभिलेख में प्रभास की उपाधि से संबोधित किया गया? ये उसे दौलतपुर अभिलेख में कहा गया। किस अभिलेख में? दौलतपुर अभिलेख में उसे क्या कहा गया है? उसे कहा गया है प्रभास। क्वेश्चन नंबर 67,
उत्तर भारत की नागर शैली के मंदिर निर्माण में विमान संरचना के भागों का नीचे से ऊपर को सही शास्त्रीय क्रम क्या है? बताइए। नागर शैली का नीचे से ऊपर का जो वो है, वो उसका जो रूप है वो पहले क्या आता है? पहले क्या है? पहले अधिष्ठान आएगा, फिर जंघा आएगा, फिर आमलक आएगा, फिर कलश आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही है? डी सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, ओडिया मादला पांजी में मुख्य रूप से किस क्षेत्रीय राजवंश के इतिहास का सर्वाधिक प्रमाणिक विवरण मिलता है? सोमवंशी, भौमकर वंश, गंग राजवंश, गजपति। क्वेश्चन नंबर 68 को बताइए। मादला पांजी क्या है? पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर के दैनिक अनुष्ठानों, दान और ऐतिहासिक घटनाओं के तालपत्र है। ठीक है। यद्यपि इसमें किंवदंतियां भी हैं, लेकिन यह मुख्य रूप से 11वीं से 15वीं शताब्दी तक उड़ीसा पर शासन करने वाले कौन सा राजवंश? ये राजवंश कौन सा? गंग राजवंश। कौन सा? गंग राजवंश। इन्होंने वर्तमान जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया। बाद में सूर्यवंशी गजपति शासकों के राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास का बहुमूल्य प्राथमिक स्रोत यह माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 69, 9वीं शताब्दी में अगर अरबी भूगोलवेत्ता अपनी पुस्तक किताब अल मसालिक वल ममालिक में भारतीय क्षत्रियों को दो अलग अलग सामाजिक वर्गों में विभाजित बताया। यह कौन था? यह कौन था दोस्तों? यह था इब्न खुर्दादब। कौन था? इब्न खुर्दादब, जिन्हें क्षत्रियों को दो सबुरिया उच्च राजशाही और कतारिया सामान्य क्षत्रियों के रूप में विभाजित किया। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहे हैं? प्राचीन भारतीय स्मृति साहित्य में बालिकाओं को गौरी, रोहिणी, कन्या और सुभद्रा जैसे विशिष्ट शब्दों से संबोधित करने का क्या तात्पर्य है? वे विभिन्न जातियों और उपजातियों के नाम हैं। वे विभिन्न आयु वर्ग की अविवाहित बालिकाओं के लिए प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द हैं। वे मंदिरों में सेवा करने वाली देवदासियों के विभिन्न प्रकार हैं। वे महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले आभूषणों की श्रेणियां हैं। बताइए। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर क्या होगा? जो प्राचीन भारतीय स्मृति साहित्य में बालिकाओं, गौरी, रोहिणी, कन्या और सुभद्रा जैसे विशाल शब्द संबंधित करने का तात्पर्य है वे विभिन्न आयु वर्ग की अविवाहित बालिकाओं के लिए प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 71, 12वीं शताब्दी के कश्मीरी विद्वान अपरार्क ने सती प्रथा के संबंध में क्या प्रगतिशील विचार व्यक्त किए? उन्होंने सती प्रथा का पूर्णतः समर्थन किया। उन्होंने इसे क्षत्रियों के अतिरिक्त सभी वर्णों के लिए निषिद्ध बताया। उन्होंने इसे आत्महत्या का रूप मानते हुए वैदिक आदेशों के विरुद्ध घोषित कर इसका कड़ा विरोध किया। उन्होंने इस सामाजिक कुप्रथा व पूर्णतः मौन साधे रखा। क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर बताइए। अपरार्क कब है? अपरार्क 12वीं शताब्दी के हैं। ये इन्होंने इसे आत्महत्या माना और इसे वैदिक आदेशों के विरुद्ध घोषित कर इसका कड़ा विरोध किया था। क्वेश्चन नंबर 72, 8वीं शताब्दी के महान दिगंबर जैन आचार्य अकलंक द्वारा रचित वह कौन सा प्रसिद्ध दार्शनिक ग्रंथ है जो उमा स्वामी के तत्वार्थ शोध पर एक विस्तृत और तार्किक टीका प्रस्तुत करता है? बताइए कौन सा? ये तत्वार्थ वार्तिक थी। कौन सी? तत्वार्थ वार्तिक थी। क्वेश्चन नंबर 73, 12वीं शताब्दी के ग्रंथ में राजा के अधीन सामंतों की 9 श्रेणियों का विस्तृत उल्लेख मिलता है किसमें? 12वीं शताब्दी का कौन से इसमें से ग्रंथ है? इसमें से ग्रंथ है अपराजित प्रेक्षा। ठीक, भट्ट भुवनदेव द्वारा मूलतः वास्तुकला का ग्रंथ है, लेकिन इसमें समकालीन समाज का भी चित्र है। सामंतवाद के चरमोत्कर्ष को दर्शाते हुए यह ग्रंथ राजा सम्राट के अधीन सामंतों की 9 श्रेणियों का विस्तृत पदानुक्रमिक उल्लेख करता है। क्वेश्चन नंबर 74, स्मृतिकार कात्यायन के अनुसार महिलाओं को अपने स्त्री धन पर किस स्तर का अधिकार प्राप्त था? उन्हें स्त्री धन को अपनी इच्छा अनुसार बेचने, दान करने या गिरवी रखने का पूर्ण और स्वतंत्र अधिकार प्राप्त था। उन्हें इसे बेचने या गिरवी रखने का कोई अधिकार नहीं था। यह केवल उपभोग लिए था। यह अधिकार केवल राजा या पंचायत की पूर्ण अनुमति से ही प्रयोग किया जा सकता था। विवाह के तुरंत बाद स्त्री धन स्वतः ही पति की अचल संपत्ति बन जाता था। बताइए कात्यायन ने जो बताया है, क्या बताया है? उन्होंने स्त्री धन को अपनी इच्छा अनुसार बेचने, दान करने या गिरवी रखने का पूर्ण और स्वतंत्र अधिकार प्राप्त इसका समर्थन किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75, बंगाल के सेल राजवंश महान विद्वान शासक बल्लाल सेन ने स्मृति और कर्मकांड पर आधारित किन 2 प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की? बल्लाल सेन ने कौन कौन सी? दान सागर, अद्भुत सागर। कौन सा? दान सागर और अद्भुत सागर। इन जो खगोल विज्ञान पर है, सगुन अपशगुन के ज्योतिष पर आधारित, इसके बारे में ये दोनों पुस्तकें बताती हैं। क्वेश्चन नंबर 76, हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद उत्तरवर्ती हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य यूपी के सहारनपुर जिले के किस महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल हुलास चरणों के रूप में प्राप्त हुए? बताइए बताइए। ये है हमारा कौन सा? हुलास। कौन सा? हुलास है। क्वेश्चन नंबर
एक मिनट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है दोस्तों? 77 कह रहा है मध्य प्रदेश के भीमबेटका और होशंगाबाद के आदमगढ़ शैलाश्रयों से मुख्य रूप से किस पाषाणकालीन संस्कृत के समृद्ध पुरातात्विक और चित्रकला के साक्ष्य प्राप्त होते हैं? बताइए, मुख्य रूप से किस पाषाणकालीन संस्कृति के पुरातात्विक साक्ष्य हमें दिखाई पड़ते हैं? बताइए। मध्य प्रदेश के भीमबेटका और होशंगाबाद के आदमगढ़ शैलाश्रयों के मुख्य रूप से किस पाषाणकालीन संस्कृति के समृद्ध पुरातात्विक चित्रकला के साक्ष्य मिलते हैं? ये मिलते हैं एशुलियन संस्कृति के और लोअर पैलियोलिथिक के। क्वेश्चन नंबर 78। बिहार के मुंगेर जिले में स्थित पैसरा नामक पुरातात्विक स्थल के उत्खनन से किन दो क्रमिक पाषाणकालीन संस्कृति के संक्रमण और विकास के स्पष्ट साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? कौन कौन से मिले हैं दोस्तों? ये हमें मिलते हैं विकसित एशुलियन और मध्य पाषाण काल के उत्खनन के जो संस्कृतियों के संक्रमण और विकास का स्पष्ट साक्ष्य में प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 79। पूर्व हड़प्पाई कोटदीजी संस्कृति का भौगोलिक संकेंद्रण मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाया जाता है? कोटदीजी हमें कहाँ मिलता है? कोटदीजी हमें कहाँ मिलता है? बताइए। कोटदीजी कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है? पूर्व हड़प्पा स्थल कोटदीजी संस्कृति का भौगोलिक संकेंद्रण मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाया जाता है? गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में, हरियाणा के घग्गर बेसिन में, या मकरान के तट पर, या चोलिस्तान के सिंध क्षेत्र में? बताइए। इसमें एक दो क्वेश्चन मैं छोड़ दे रहा हूं, आप लोग आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर इसमें देख ले रहे हैं, इसका देख ले रहे हैं कि निम्नलिखित स्थलों को उनके सांस्कृतिक विकास के आधार पर प्राचीनतम से नवीनतम की ओर व्यवस्थित करें। पटने, डिडवाना, नेवासा, बागोर। बताइए बताइए दोस्तों, निम्नलिखित को उनके सांस्कृतिक विकास के आधार पर प्राचीनतम से नवीनतम की ओर व्यवस्थित करें। पटने, डिडवाना, नेवासा, बागोर। बताइए, ये भी छोड़ दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 81। कालीबंगा में पूर्व हड़प्पाई चरण का रेडियो कार्बन डेटिंग के आधार पर सर्वमान कालखंड क्या निर्धारित किया गया है? बताइए। लेकिन चलिए छोड़िए, मैं बता दे रहा हूं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 79 है, 79 का आंसर क्या है? 79 का आंसर क्या है? चोलिस्तान और सिंध क्षेत्र है। हमको पता नहीं आप लोग बताएंगे या नहीं बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 80 का क्या है? क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर हमारा क्या होगा? पहले पे कौन सा आएगा? पहले हमारा आएगा क्या? डिडवाना आएगा जो राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। फिर नेवासा आएगा, फिर क्या है बागोर है, फिर पटने आएगा, ठीक। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। और फिर कह रहा है कालीबंगा में पूर्व हड़प्पाई चरण का रेडियो कार्बन डेटिंग का आधार सर्वमान कालखंड क्या माना जाता है? ये रेडियो कार्बन जो डेटिंग आई है इसमें सर्वमान कालखंड माना गया 2400 BC से 2200 BC माना गया है। क्वेश्चन नंबर 82 क्या कह रहा है? वैदिक यज्ञ परंपरा में श्रौत और गृह अनुष्ठानों के अंतर में कौन सा कथन सटीक है? दोनों प्रकार के यज्ञों की उद्देश्य प्रक्रिया पूर्णतः समान थी। श्रौत यज्ञ बड़े पैमाने पर सार्वजनिक रूप से किए जाने में जटिल अनुष्ठान जैसे अश्वमेध राजसू थे, जबकि गृह यज्ञ परिवार के भीतर दैनिक संस्कार जैसे उपनयन थे। श्रौत यज्ञ केवल वैश्यों द्वारा किए जाते, गृह यज्ञ केवल ब्राह्मणों द्वारा। गृह यज्ञों में पशु बलि अनिवार्य, जबकि श्रौत यज्ञ पूर्णतः अहिंसक थे। क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर बताइए। इसमें श्रौत यज्ञ में बड़े पैमाने सार्वजनिक रूप से किए जाने वाले जटिल अनुष्ठान जैसे अश्वमेध राजसू यज्ञ थे, जबकि गृह यज्ञ परिवार में भीतर दैनिक संस्कार जैसे उपनयन थे। क्वेश्चन नंबर 83। जैन धर्म के इतिहास में वैशाली के लिच्छवी शासक चेटक की पुत्रियों के विवाह के माध्यम से स्थापित राजनीतिक बंधनों में संदर्भ में क्या सत्य है? चेटक ने अपनी पुत्री चेलना का विवाह मगध के राजा बिंबिसार से किया था।
चेटक की अन्य पुत्री विवाह वत्स के राजा उदयन से हुआ था। चेटक ने अपनी पुत्रियों के विवाह के माध्यम से उत्तर भारत के प्रमुख राजवंशों मगध, वत्स, अवंती के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किए। उपरोक्त सभी कथन ऐतिहासिक रूप से सत्य हैं। बात तो बिल्कुल सही है। चेटक ने अपनी पुत्री चेलना का विवाह मगध के राजा बिंबिसार से किया था। चेटक की अन्य पुत्री विवाह वत्स के राजा उदयन से हुआ था। चेटक ने अपनी पुत्रियों के विवाह के माध्यम से उत्तर भारत के प्रमुख राजवंशों के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किए थे। तो उपरोक्त सभी कथन ऐतिहासिक रूप से सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 84, प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था और कराधान प्रणाली उबरी नामक कर या भूराजस्व छूट की व्यवस्था का पुरातात्विक या साहित्यिक साक्ष्य मुख्य रूप से किस प्राचीन नगर संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 84 किससे संबंधित था? उबरी नामक कर या भूराजस्व छूट का पुरातात्विक साक्ष्य श्रावस्ती से प्राप्त होता है। कहां से? श्रावस्ती से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 85, सिकंदर के आक्रमण से संबंधित ऐतिहासिक घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? क्या है? बुसेफला नगर की स्थापना, निकानेर की नियुक्ति, सांगल का पतन, फिलिप की हत्या। बताइए सही कालानुक्रम क्या है? पहले वो केफला नगर की स्थापना होता, फिर निकानेर की नियुक्ति होती, सांगल का पतन, फिर अंत में फिलिप की हत्या हो जाती है। तो 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 86 जो ऑप्शन नंबर ए है उसे मैं लिख दे रहा हूं। ए में क्या रहेगा? 1 और 4, 1 और 4। और क्या कहा है इसमें 4 में कि उसने राजगिरी नगर का निर्माण करवाया था। उसने राजगिरी नगर का निर्माण करवाया था। नगर का निर्माण करवाया था। ठीक, तो क्या कह रहे हैं? मगध साम्राज्य संस्थापक बिंबिसार के विषय में कौन सा कथन सत्य है? उसने कौशल और वैशाली के साथ वैवाहिक संबंध गठबंधन किए। उसने कभी अंगराज का विजय प्राप्त नहीं की। उसने एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक और न्याय प्रणाली की स्थापना की। उसने राजगिरी नगर का निर्माण करवाया था। बताइए कौन सा सत्य है बिंबिसार के बारे में? उसने कौशल और वैशाली के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित, इस तो बात सही की है। उसने एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक न्याय प्रणाली की स्थापना, ये भी सही है। और उसने राजगिरी नगर भी करवाया था, निर्माण करवाया था। तो 1 3 4 सही है। और 2 क्यों नहीं सही है? 2 क्या कह रहा है कि उसने अंग पर कभी विजय प्राप्त नहीं की, जबकि अंग पर उसने ब्रह्मदत्त को हरा के विजय प्राप्त की थी। क्वेश्चन नंबर 87, मौर्यकालीन राज व्यवस्था में चाणक्य, कौटिल्य और वर्णाश्रम धर्म के संबंध कौन सा कथन दार्शनिक रूप सत्य है? चाणक्य ने वर्णाश्रम व्यवस्था का कड़ा विरोध किया और वर्गविहीन समाज की वकालत की। चाणक्य ने वर्णाश्रम धर्म को समाज में व्यवस्था और न्याय बनाए रखने के लिए अनिवार्य माना और राज्य का यह कर्तव्य बताया कि वह इस व्यवस्था का पालन सुनिश्चित करे। चाणक्य के अर्थशास्त्र में वर्ण व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं मिलता। चाणक्य ने केवल क्षत्रियों को राज्य करने का एकमात्र अधिकार दिया। बताइए क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर। चाणक्य ने वर्णाश्रम धर्म को समाज में व्यवस्था और न्याय बनाए रखने के लिए अनिवार्य माना है और राज्य का कर्तव्य बताया कि वह इस व्यवस्था का पालन सुनिश्चित करें। क्वेश्चन नंबर 88, मौर्य शासन प्रशासन के संदर्भ निम्नलिखित में कौन सा विशिष्ट अस्त्र हथियार मौर्य काल की सेना संबंधित नहीं था? मां शिलागंटक, रथ मूसल, अराडा, शतघ्नी। अराडा हमें मिलता है क्या? मेडिवल एज में अराडा। क्वेश्चन नंबर 89, नानाघाट गुहा लेख पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार नानाघाट की गुफा में कितनी मानवीय आकृतियां उकेरी गई थी? नानाघाट में कितनी मानवीय आकृतियां उकेरी गई थी? ये 8 आकृतियां थी। कितनी? 8 आकृतियां उकेरी गई थी। क्वेश्चन नंबर 90, मौखरी वंश के शासक सरदुल वर्मन और बड़वा अभिलेख के ऐतिहासिक अंतर संबंधों के विशेष में कौन सा कथन सत्य है? बड़वा यूप अभिलेख में सरदुल वर्मन का स्पष्ट उल्लेख है और यह उनके अश्वमेध यज्ञ का प्रमाण है। बड़वा अभिलेख सरदुल वर्मन से संबंधित नहीं है। यह मौखरी राजाओं बलवर्मन, सोमवर्मन आदि के प्रारंभिक त्रिरात्र यज्ञों का विवरण देता है। सरदुल वर्मन ने बड़वा अभिलेख को नष्ट करवा दिया था। बड़वा अभिलेख कुषाण काल का है। बताइए क्वेश्चन नंबर 90 का बताइए। ये जो कह रहा है सत्य, इसमें यही बड़वा अभिलेख सरदुल वर्मन से संबंधित नहीं है। यह मौखरी राजाओं बलवर्मन, सोमवर्मन के प्रारंभिक त्रिरात्र यज्ञों का विवरण देता है। क्वेश्चन नंबर 91, प्राचीन भारतीय साहित्य में उत्तर और दक्षिण व्यापारियों के मिलन का सजीव चित्रण किस ग्रंथ में किया गया है? पेरिप्लस ऑफ एथेंस से सिलप्पदिकारम, कुवलयमाला, मृच्छकटिकम। कौन सा ग्रंथ था दोस्तों? ये ग्रंथ है हमारा कुवलयमाला, जो उत्तर और दक्षिण भारत के व्यापारियों के मिलन और उनके आर्थिक आदान प्रदान का सजीव चित्रण इसमें किया गया। क्वेश्चन नंबर 92 क्या करें? इतिहास लेखन के दार्शनिक विमर्श में किस विचारक ने प्रतिपादित किया कि ऐतिहासिक न्याय सदैव मूल्य आधारित होता है? किसने ये
प्रतिपादित किया? ये किया था दोस्तों किसने? ये मंडलबाम ने कहा था। किसने? मंडलबाम ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 93, वृक्ष वलय कालक्रम का विकास का श्रेय किस विद्वान को दिया जाता है? वृक्ष वलय जिसे डेंड्रोक्रोनोलॉजी विधि के विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? ई ए डगलस को दिया जाता है। ई ए डगलस को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 94, पाषाण और ताम पाषाण विभिन्न पुरातात्विक स्थलों और उनकी संबंधित सांस्कृतिक विशेषताओं का सही सुमेलन करें। महादेव पिपरिया, बी तिलवाड़ा, मरकडोला, महितपुर। अब इसमें पूरा पाषाण काल कौन है, मध्य पाषाण काल कौन है, नवपाषाण काल कौन है और ताम्र पाषाण काल का कौन है? बताइए। महादेव पिपरिया किससे रिलेटेड है? ये पूरा पाषाण काल से रिलेटेड है। तिलवाड़ा ये कौन सी? ये मध्य पाषाण काल से रिलेटेड है। मरकडोला नव पाषाण काल से रिलेटेड। महितपुर कहाँ से? ताम्र पाषाण काल से रिलेटेड है। तो कौन सही? ऑप्शन नंबर सी सही है। 1 2 3 4। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रारंभिक उत्खननकर्ताओं उनके द्वारा खोजे गए स्थलों को सही मिलान करें। बताइए। उनके द्वारा सही मिलान करें। कोटदीजी का उत्खनन किसने किया था? कोटदीजी का उत्खनन फजल अहमद खान ने किया था, बाकी कोई नहीं मिल रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96, बौद्ध दर्शन के अष्टांगिक मार्ग में सम्यक संकल्प सम्यक वाक किस बृहत दार्शनिक वर्ग स्कंद के अंतर्गत आते हैं? बताइए। बौद्ध दर्शन के अष्टांगिक मार्ग में सम्यक संकल्प प्रज्ञा के अंतर्गत सम्यक वाक शील नैतिकता के अंतर्गत आता है। किसमें? प्रज्ञा और शील नैतिकता के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 97, मौर्य प्रशासन में धर्म महामातृक नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या था? मौर्य प्रशासन में धर्म महामातृक नियुक्ति का क्या उद्देश्य था? सेना का नेतृत्व करना, राजस्व एकत्र करना, केवल विदेशी कूटनीति संभालना। ये था धर्म महापात्रों के उद्देश्य। विभिन्न धर्मों के बीच सद्भाव स्थापित करना और अशोक के धर्म का प्रचार करना। क्वेश्चन नंबर 98, सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी की उपलब्धियों का वर्णन करते हुए नासिक प्रसिद्ध में उसकी तुलना किन महान पौराणिक नायकों से की गई है? केवल इंद्र और वरुण से, राम केशव कृष्ण अर्जुन और भीमसेन से, शिव और कुबेर से, परशुराम और विश्वामित्र से। किससे की गई है? राम केशव अर्जुन और भीमसेन से की गई है। क्वेश्चन नंबर 99, भारतीय सामंतवाद संदर्भ अग्रहार व्यवस्था का तात्पर्य क्या था? अग्रहार क्या होता था? अग्रहार मुख्य रूप से किसके लिए? अग्रहार मुख्य रूप से ब्राह्मणों और धार्मिक संस्थानों को दान दी गई करमुक्त भूमि से। ठीक। क्वेश्चन नंबर 100, मंदसौर अभिलेख किस विशिष्ट श्रेणी द्वारा एक भव्य सूर्य मंदिर के निर्माण का ऐतिहासिक प्रमाण करता है? मंदसौर अभिलेख किस विशिष्ट श्रेणी द्वारा एक भव्य सूर्य मंदिर निर्माण का ऐतिहासिक प्रमाण करता है? स्वर्णकारों की श्रेणी, कुंभकारों की श्रेणी, रेशम बुनकरों की श्रेणी, तेलियों की श्रेणी। ये किसके बारे में? रेशम बुनकरों की जो श्रेणी थी उसके बारे में उल्लेख करता है। तो दोस्तों ये मॉडल पेपर हमारा कंप्लीट होता है। फिर एक नए मॉडल पेपर का हम थोड़ी देर में रिकॉर्डिंग करेंगे, फिर से आपसे मिलेंगे नए मॉडल पेपर में। आप सॉल्व कीजिए, उसके बाद पता चलेगा आप कितने पानी में हैं, आपको पता चल जाएगा। ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए अलविदा।